1000 सालों में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इस पूरे 1000 साल के पीरियड को। ऐसा ये ग्रुप था राजपूतों का। अब ये जो वर्ड है राजपूत, ये वर्ड आया है राजपुत्र से। राजपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ रूलर, कि राजा का जो पुत्र है, वहाँ से वर्ड आया राजपूत। अब याद करिए, जो कास्ट सिस्टम होता था उसमें 4 कास्ट होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित। तो जो राजा होते थे, रूलर्स होते थे, ये होते थे क्षत्रिय कास्ट सिस्टम के, मतलब स्टेटस के। तो ये जो राजपूत जो वर्ड यूज़ किया गया ग्रुप ऑफ वॉरियर्स के लिए, ये भी आया था क्षत्रिय कास्ट स्टेटस से। और राजपूत ये वर्ड सिर्फ रूलर्स या चीफ्सटन्स के लिए नहीं था, बल्कि जो पूरे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग किंगडम्स के जो सारे कमांडर्स थे और जो आर्मी पर्सन थे और जो सोल्जर्स थे, उन सब के लिए ये वर्ड यूज़ होता था राजपूत। और राजपूत बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने शिवालरिक कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। बहुत ज़्यादा बहादुर कहा जाता था इनको, और बहुत ज़्यादा कहा जाता था कि इनके अंदर एक सेंस ऑफ लॉयल्टी होती है कि अपने ज़मीन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटेंगे। ऐसे टाइप की चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा फेमस थे अपनी बहादुरी के लिए। और सिर्फ राजपूत नहीं, ऐसे कई सारे ग्रुप्स थे देश के अलग अलग हिस्सों में जिन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाया अपना इन 1000 सालों में। ऐसे कई सारे ग्रुप्स थे, जैसे मराठा थे महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में, पंजाब के आसपास के एरिया में सिख थे, बाकी इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में जाट थे, अहोम थे, कायस्थ थे। ऐसे कई सारे ग्रुप्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाया पॉलिटिकली इस पूरे 1000 सालों के दौरान। अब अगला टॉपिक उठता है रीजन एंड एम्पायर। तो हिंदुस्तान में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग किंगडम्स थे। अब जैसे राजस्थान में राजस्थान के किंगडम्स थे, बंगाल में बंगाल के वहाँ किंगडम थे, अलग अलग जगह के अलग अलग राजघराने थे। उन सबको रीजनल किंगडम्स कहा जाता था। और ये सारे किंगडम्स आपस में लड़ते रहते थे, और अगर कोई किंगडम दूसरे किंगडम को हरा देता था तो उसको भी अपने अंडर ले लेता था। अब यूं ही करते करते अगर कोई किंगडम बहुत बड़ा हो जाए कि वो कई तरह के दूसरे किंगडम्स को अपने अंडर ले ले, तो फिर उसे एम्पायर कहा जाता था। एम्पायर की खास बात ये थी कि इसकी कोई फिक्स डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती थी। ये हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाया जाए। इसी तरीके से इन 1000 सालों के दौरान कई सारे रीजनल जो किंगडम्स थे वो भी थे, और कई सारे एम्पायर्स भी आए। जैसे चोलाज का एम्पायर था, तुगलक्स का एम्पायर था, मुगल्स का एम्पायर था। इन सब लोगों ने बहुत सारे डाइवर्स रीजन्स को ऑक्यूपाई किया और बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए। और ये जो बड़े बड़े किंगडम्स थे, ये अक्सर रीजनल स्टेट्स को कॉन्कर किया करते थे अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए। और 18th सेंचुरी में जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, तो उसकी वजह से री इमर्जेंस हुआ रीजनल पावर्स का, रीजनल स्टेट्स का। और पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये अलग अलग रीजन्स में ये लेगेसी हुई कि अलग अलग जगहों की, कि जहाँ पे रीजनल स्टेट्स भी थे और जहाँ पे बड़े एम्पायर्स का भी रोल था, तो वहाँ पे दोनों की लेगेसीज पाई गई। क्योंकि दोनों एम्पायर्स ने, मतलब ये रीजनल स्टेट्स ने और जो बड़े एम्पायर थे, दोनों ने अपने अपने तरीके से उन जगहों पे अपने अपनी छाप छोड़ी थी एक तरीके से। और ये जो छाप उन्होंने छोड़ी थी, ये दिखती है हमें कई तरीके से जो शेयर ट्रेडिशंस हैं उनमें। अब जैसे कि रीजनल एम्पायर की बात करिए, तो जैसे नॉर्थ इंडिया में कई सारे रीजनल एम्पायर्स थे जो कि हिंदू राजाओं के अंडर थे। और फिर मुगल्स आए तो मुग़ल रूल आया, वो मुस्लिम रूल था। तो एक ही जगह के जैसे लोग हैं, तो उनके कुछ रीजनल लॉर्ड्स भी हैं और उनके कुछ मुग़ल एम्पायर के अंडर हैं, तो उनका भी कुछ सिस्टम मानना पड़ रहा है। तो एक शेयर ट्रेडिशन बने कि थोड़ा सा इनका भी जीने का तरीका, थोड़ा सा इनका भी जीने का तरीका आ गया। अब जैसे कि हिंदू वे ऑफ लाइफ में ये जो घूंघट है, ये जब आया इन 1000 सालों के दौरान, ये प्रथा शुरू हुई कि औरतें घूंघट करेंगी। तो ये प्रथा कहीं ना कहीं इस चीज़ से इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि मुगल्स और में जो उनका वे ऑफ लाइफ होता था, औरतें अपना चेहरा ढक के रखती थी।
तो मुग़ल रूल में हिंदुज़म में भी कहीं ना कहीं हिंदू वे ऑफ लाइफ में ये चीज़ इस तरीके से आई। इसके अलावा जो हम आम बोलचाल की भाषा में उर्दू यूज़ करते हैं, ये उर्दू भी हमारी भाषा में आई। तो ये शेयर्ड ट्रेडिशंस हैं और ये आए इसी तरीके से क्योंकि रीजनल किंगडम्स में बड़े एम्पायर्स ने भी रूल किया। अब चलिए बात करते हैं लैंग्वेज एंड रीजन की, कि अलग अलग रीजन्स में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी। तो 1318 में एक बहुत बड़े पोएट थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। उन्होंने लिखा था कि इंडिया के हर रीजन में अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। जैसे सिंध में सिंधी बोली जाती थी। सिंध है पाकिस्तान में चला गया वो एरिया, पाकिस्तान का थोड़ा सा लोअर जो एरिया जुड़ता है वहाँ के अरेबियन सी से, उस एरिया के आसपास है सिंध। तो सिंध में बोली जाती थी सिंधी। लाहौर के आसपास लाहौरी बोली जाती थी। कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती थी। इसके अलावा जो सदर्न कर्नाटक है वहाँ द्वार समुद्री बोली जाती थी। तेलंगाना में तेलंगानी बोली जाती थी। गुजरात में गुजराती बोली जाती थी। और ईस्टर्न यूपी में अवधी बोली जाती थी। बंगाल में गौड़ी बोली जाती थी। और दिल्ली के आसपास के एरिया में हिंदवी बोली जाती थी। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती थी। और संस्कृत की अगर बात करी जाए तो संस्कृत किसी पर्टिकुलर रीजन में बाउंड नहीं थी कि संस्कृत इस रीजन में बोली जाएगी, कहीं और नहीं बोली जाएगी। संस्कृत एक बहुत पुरानी लैंग्वेज थी और जो आम लोग थे, आम लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, उनको नहीं आती थी। संस्कृत आती थी सिर्फ ब्राह्मण्स को। अब अगला मुद्दा उठता है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, कि इन 1000 सालों के दौरान पुराने धर्मों के साथ क्या क्या चेंजेस हुए, कौन कौन से नए धर्म आए और नए धर्मों में क्या क्या चेंजेस हुए। तो जो पुराना धर्म था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो था हिंदुइज़्म। और हिंदुइज़्म के साथ इन 1000 सालों में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, जैसे कि वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज़। डेटीज़ का मतलब देवी देवता। तो इन 1000 सालों के दौरान नए देवी देवताओं की पूजा होने लग गई। इसके अलावा जो कास्ट सिस्टम था इंडिया का, वो पहले बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था। इन 1000 सालों के दौरान इंडिया का कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? जैसे पहले के टाइम में कास्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू वर्क काम करता था, कि ठीक है मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम होता था पढ़ाई लिखाई करना, ज्ञान इकट्ठा करना, लोगों को ज्ञान देना। अगर ब्राह्मण का बेटा है और वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो ज़्यादा ज्ञान उसके पास नहीं मिल पाए, तो शायद वो कुछ और काम करे। एंड अगर वो कुछ और काम करेगा तो उसकी जात अलग हो जाएगी। मान लीजिए ब्राह्मण का लड़का है, बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, और वो जाके युद्ध करने लगे, आर्मी ज्वाइन कर ले, तो वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, वो फिर क्षत्रिय बन जाएगा। वो अगर कोई और काम करने लगेगा तो वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, वो वैश्य बन जाएगा। इन 1000 सालों के दौरान ऐसा हुआ कि कास्ट सिस्टम डिपेंड करने लगा बर्थ पे, कि आप पैदा हुए हो जिस फैमिली में, फिर वो कास्ट आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी, वो आपके काम से फिर इफ़ेक्ट नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से कास्ट सिस्टम और ज़्यादा रिजिड हो गया और इससे नुकसान हुआ उन लोगों को जो कि लोअर कास्ट में थे और फ़ायदा हुआ उन लोगों को जो लोग अपर कास्ट में थे, क्योंकि अब जो उनके बच्चे हैं वो लायक हों चाहे लायक ना हों, वो अपर कास्ट के सारे बेनिफिट्स एंजॉय करेंगे। और जबकि जो लोग लोअर कास्ट में हैं उनके पास ज़िंदगी में ऊपर जाने की, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही नहीं थी, आगे और भी नहीं होंगी। खैर, तो इन 1000 सालों के दौरान इंडिया का कास्ट सिस्टम और ज़्यादा रिजिड हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, कई सारे नए नए टेम्पल्स बनाए गए अलग अलग जो राजा महाराजा थे उनसे। इसके अलावा इन 1000 सालों में जो ब्राह्मण थे उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी और वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ग्रुप हो गए पूरे सोसाइटी में। और ब्राह्मण्स जो डोमिनेटिंग ग्रुप हो गए सोसाइटी में, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि संस्कृत उनकी लैंग्वेज थी। ब्राह्मण्स अपने ही मतलब आपस में संस्कृत बोलते थे, आम लोग संस्कृत नहीं बोलते थे। तो संस्कृत की नॉलेज की वजह से ब्राह्मण्स को एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट मिला करती थी कि हाँ, इन लोगों को संस्कृत आती है, ज्ञानी लोग हैं। और इसके अलावा जो कई सारे लोग आते थे जो कि अपना बड़ा किंगडम बनाना चाहते थे,
जो नए नए रूलर्स आते थे वो इन ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा एक तरीके से इनसे सपोर्ट उनको मिलता था, तो वो पेट्रन्स बनाते थे। तो इस तरीके से ब्राह्मण्स का जो वो था, कह लीजिए डोमिनेंस था सोसाइटी में, वो और ज़्यादा बढ़ जाता था। इन 1000 सालों के दौरान एक और बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हमारे सोसाइटी में। वो चेंज था भक्ति मूवमेंट का। भक्ति मूवमेंट का मतलब ये कि अगर कोई आदमी भगवान तक पहुंचना चाहता है, भगवान वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उससे जुड़ना चाहता है, तो उसके रास्ते में उसे किसी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसे कोई ऐसा इलाबोरेट रिचुअल्स भी नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में अगर किसी को पूजा करनी होती थी या भगवान से कुछ मतलब कुछ भी मन्नत हो, एनीथिंग, तो एक ब्राह्मण की ज़रूरत होती थी। जो वो ब्राह्मण आएगा, तमाम तरह के रीति रिवाज करवाएगा, तमाम रिचुअल्स करवाएगा और वो ही पूजा करवाएगा और उस ब्राह्मण के थ्रू फिर आप भगवान तक पहुंच सकते हो। इन 1000 सालों में जब अब ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए सोसाइटी में, और मान लीजिए कोई गरीब आदमी है और इसी टाइम पे इन्हीं 1000 सालों के दौरान ये होने लग गया कि ब्राह्मण्स लोअर कास्ट के लोगों के पास जैसे जाते नहीं थे उनकी सोसाइटीज़ में, तो उनकी पूजा वूजा कैसे होगी, बहुत मुश्किल हो जाता था। और कोई गरीब है तो इतना ज़्यादा वो रिचुअल्स भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट का शुरुआत हुई एक तरीके से कि अब ईश्वर की भक्ति के लिए आपको किसी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं, किसी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है, आपको ये तमाम पूजा पाठ करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस भक्ति करो, प्यार करो, सेवा करो उस ईश्वर की, आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से खुद जुड़ोगे। ये जो फिलॉसफी थी ये इनकलकेट हुई, ये खुलकर बाहर आई, सामने आई इन 1000 सालों के दौरान। और इसके अलावा ये तो बात थी पुराने रिलीजन की, हिंदुइज़्म की। अब इन 1000 सालों में नया रिलीजन एक हमारे देश में आया, ये रिलीजन था इस्लाम का। और ये रिलीजन आया हमारे देश में मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स के थ्रू, जो कि हिंदुस्तान आए, यहाँ पे होली कुरान की टीचिंग्स को प्रीच किया जिन्होंने, और यहाँ पे इस्लाम की शुरुआत हुई एक तरीके से हमारे देश में। और कई सारे जो रूलर्स थे हमारे देश के, वो पेट्रन्स थे इस्लाम के। और जो उलेमा होते हैं, जैसे हिंदुओं में जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, वैसे मुस्लिम्स में उलेमा होते हैं, तो उनको भी ये लोग पेट्रन्स लिया करते थे, जो बड़े बड़े रूलर्स थे। अब जैसे हिंदुइज़्म को लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया अलग अलग टाइम पे कि इन चीज़ों का ये मतलब है तो ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, अब इन चीज़ों को ऐसा कर देते हैं, तो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते चले गए और चीज़ बदलती चली गई, चेंज होती चली गई। उसी तरीके से इस्लाम को भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया और इस्लाम में भी अलग अलग चेंजेस आए। अब इस्लाम के अगर चेंजेस की आपको बताऊँ तो पहले एक थोड़ा सा बैकड्रॉप आपको बताता हूँ। 700-600 AD के बीच में सऊदी अरेबिया में एक प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने इस्लाम को फैलाना शुरू किया, इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया लोगों को। तो उन्होंने ये पूरा मुस्लिम कम्युनिटी के हेड थे वो, उनकी जब डेथ हुई तो उनके जितने फॉलोअर्स थे उनके आगे एक सवाल उठा कि अब इस मुस्लिम कम्युनिटी को लीड कौन करेगा प्रॉफिट मोहम्मद साहब के डेथ के बाद। तो अब जब ये सवाल उठा तो कुछ लोगों का ये मानना था कि इस मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करना चाहिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो सन इन लॉ थे उनको। तो ऐसे लोग जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सन इन लॉ को अगला हेड माना, वो लोग बन गए शिया मुस्लिम। और जबकि दूसरी तरफ कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके सन इन लॉ को मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर मानने से मना कर दिया। उनके मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर थे वो खलीफा ही रहने चाहिए थे, जो उनके हेड होते आए हैं हमेशा से, और उसके अलावा जो आगे आने वाले खलीफा वो ही बनेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के हेड। तो वो लोग सुन्नी मुसलमान हो गए, ठीक है। और इसके अलावा जो स्कूल ऑफ लॉ है इस्लाम में, बेसिकली इंडिया में हनाफी एंड शाफी 2 स्कूल ऑफ लॉ हैं, ये भी अलग अलग तरीके की थिंकिंग रखते हैं। इस तरीके से इस्लाम को भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया। अब अगला मुद्दा आता है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, कि वक्त को मतलब टाइम को हिस्टोरिकल पीरियड्स में किस तरीके से
डिवाइड किया जाए। अब टाइम को आप हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड क्यों करोगे? जब आप एक लंबे टाइम की बात करते हो तो उस लंबे टाइम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, चाहे वो सोशल चेंजेस हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो इकोनॉमिक हों। इस तरीके से बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं टाइम के साथ। और अगर आप एक लंबे टाइम की बात करो और उस लंबे टाइम को आप स्टडी करना चाहो, तो उस लंबे टाइम को स्टडी करने का ईजी वे ये है कि आप उस टाइम को पीरियड्स में डिवाइड कर लो, ठीक है? उन पीरियड्स में जिनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हों, तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी आपको उस टाइम के बारे में स्टडी करने की। अब जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और ये जो डिवीज़न ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने किया था, ये बेसिकली था जो रूलर्स थे उनके रिलीजन के बेसिस पे, कि जो बादशाह हैं उन बादशाहों का जो रिलीजन है सिर्फ उसके बेसिस पे, कि हिंदू राजा हैं तो ये हिंदू पीरियड है, अब हिंदुस्तान में मुस्लिम राजा हैं तो मुस्लिम पीरियड है, अब ब्रिटिश हैं तो ब्रिटिशर्स हैं। और जो क्लास 7th में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, उस पूरी हिस्ट्री को मेडिवल पीरियड कहा गया है, ठीक है? मेडिवल पीरियड का मतलब होता है मिडिल पीरियड। मिडिल पीरियड के बाद जैसे पहले तो आया एंशिएंट पीरियड जो हमने क्लास 6th में पढ़ा, अर्ली मैन से लेके 700 AD तक। उसके बाद ये है मेडिवल पीरियड, 700 AD से स्टार्ट होके 1700 AD तक। और इसके बाद आता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड का मतलब जब सबसे पहली चीज़ तो एक सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस हुआ, जब ज़्यादा ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, साइंस में, मटेरियल प्रोग्रेस हुआ, और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल एडवांसेस भी हुए। और इन 1000 सालों के दौरान जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हुई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हुई कि दुनिया भर के लोग इंडिया आए, यहाँ पे इन्होंने आना शुरू किया। जैसे सबसे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई इंडिया में, और उन्होंने यहाँ पे फिर जितने किंगडम्स थे उनको हराया, और उनकी जितनी वेल्थ थी वो सब वेल्थ लेके जाने लग गए। तो इन 1000 सालों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना ज़्यादा ग्रो हुआ कि वो अट्रैक्ट करने लगा दुनिया भर के लोगों को, क्योंकि हर कोई जानता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये रहा क्लास 7th हिस्ट्री का पहला चैप्टर।